Welcome to Samagra classes. I hope everyone is doing fine and enjoying their studies. In today's video, what we are going to deal with is class 12th topic, that is microsporogenesis. It is a very important topic regarding the sexual reproduction in flowering plants chapter. For understanding this concept, first we need to understand basic terms that we have already discussed in the previous video, but again I am just revising those concepts, so be attentive while discussing those terms. Okay, in the earlier video what I have discussed about is some basic terms, that is स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट बताया था, गैमेटोफाइट का मीनिंग बताया था. अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, कोई बात नहीं, उसमें आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें शॉर्ट में सारा रिवाइज करा रही हैं, तो आप अटेंटिव रहिएगा कि अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे टर्म्स थोड़े से हम देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट टर्म आता है स्पोरोफाइट. ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है, व्हाट इज स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट सिंपली जो होता है वो होता है स्पोर बियरिंग बॉडी जो होती है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं. जहाँ पे वो स्पोर प्रेजेंट होता है उसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं. ठीक है, अब ये तो बता दी बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि बुक्स में भी लिखी रहती है बहुत सारी, है ना, जो हेल्पिंग बुक्स होती है उनमें भी दी रहती है. एनसीईआरटी में तो फिलहाल नहीं लिखा हुआ है इन सबके डेफिनेशन, ओनली टर्म्स दिए हुए हैं. तो देखो स्पोरोफाइट जैसे समझना कि उस लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था पूरा, उसमें एग्जाम्पल लेके बताया था, तो वही अभी रिपीट करते हैं. जैसे जो पेन होता है ना, जैसे दिस इज अ पेन, ठीक है, इसमें कैप नहीं है, अभी कैप कंसीडर करना आपकी, इमेजिन दिस पेन इज हैविंग अ कैप, राइट. अब जो ये पेन है इसके ऊपर कैप लगती है ना, तो दिस पेन इज बियरिंग दैट कैप. तो जो वो पेन की कैप है दैट इज अ स्पोर, और जो ये पेन है जो उसे बेयर कर रहा है, जो उसे होल्ड कर रहा है, ये स्पोरोफाइट हो गया. ठीक है, वो क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया. अब स्पोरेंजियम क्या होता है, अब पूरे पेन के ऊपर तो कैप नहीं लगी है, सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर कैप लगी है ना, तो वो जो पार्ट होता है जहाँ पे स्पोर लगा रहता है स्पोरोफाइट के, दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम. फाइन. ओके, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज थ्री टर्म्स. ठीक है, कौन कौन से थ्री टर्म्स बोले मैंने? एक स्पोरोफाइट बोले, एक स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरेंजियम, और स्पोर तो होता ही है. ओके, ये स्पोरोफिल नहीं बताया है. ओके, जैसे कि अगर हम, स्पोरेंजियम तो हो गया कि जिस पोर्शन पे स्पोर चिपका हुआ है, जो अटैच है, जिस पॉइंट पे अटैच है, उसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं. जहाँ पे होता है जो बॉडी होती है, बियरिंग बॉडी, एंटायर जो वो बॉडी होती है, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं. स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज द स्पोरोफाइट. स्पोरोफिल क्या होता है, वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे स्पोरेंजियम होता है, जहाँ पे ये स्पोरेंजियम मिलेगा, दैट इज स्पोरोफिल. जैसे कि आप समझना, ये प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये स्पोर्स बना रहा है, ठीक है, ये स्पोर्स बना रहा है. अब मान लो यहाँ पे कुछ एक पार्ट है प्लांट का, उसके यहाँ पे एक स्पोर बन रहा है, ठीक है, तो दिस एंटायर बॉडी इज स्पोरोफाइट. दिस पोर्शन, इस प्लांट के इस पार्ट में स्पोरेंजियम लगा हुआ है, तो ये हो गया स्पोरोफिल. ठीक है, स्टेम भी हो सकती है, स्पोरोफिल हो गया वो. और जो ये पोर्शन है, ये एंटायर पोर्शन जहाँ जिसके अंदर स्पोर है, उसको हम बोल देंगे स्पोरेंजियम. ठीक है, स्पोरेंजियम, स्पोर, और स्पोर तो होते ही हैं जो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है एक गैमेटोफाइट और गमीट. ठीक है, गैमेट, गैमेट से चलो ठीक है, तब भी आप समझते होंगे. गैमेटोफाइट भी अच्छा वही होगी बात ना, कि गैमेट बियरिंग बॉडी इज गैमेटोफाइट. gamete bearing body is gametophyte, right? Gamete bearing body is gametophyte. फाइन. ओके, अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब समझते हैं, हर एक टर्म का मतलब समझते चलना है. बायोलॉजी तभी आसान लगेगी अगर वो टर्म समझ में नहीं आएंगे. जो टर्म इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, माइक्रो एंड मेगा.
जब यहाँ पे माइक्रो शब्द आएगा इन द रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाले चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे कंसिडर करना है ये मेल के लिए बात हो रहा है। अगर बोल दिया माइक्रोस्पोर तो मेल स्पोर की बात हो रही है, मेगा स्पोर बोलेंगे तो फीमेल स्पोर की बात हो रही है, ठीक है। और फीमेल के लिए मेगा आएगा शब्द, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो देखो, उसका हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम। देखिए माइक्रो का मतलब होता है मेल, स्पोर स्पोरी हो जाता है, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इसमें समझेंगे कि जो ये माइक्रोस्पोर बनता है ये कैसे बनता है, ये पूरी प्रोसेस है जो जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। गैमेट्स, लास्ट में हम गैमेट्स भी देखेंगे इसी टॉपिक में कि गैमेट बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्सेप्ट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के लिए तो है ही, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगी। इससे बहुत सारे वन लाइनर्स क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, और बोर्ड्स में तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आएगा ये भी, और मेगास्पोरोजेनेसिस भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 नंबर में आ ही जाते हैं। डायग्राम भी बनाना होता है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी इसमें बहुत सारे हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले समझते हैं कि होगा कहाँ पे। जब लास्ट में रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया था, आपने कभी भी पढ़ा होगा, तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। जो ये फ्लावर होता है ना, इसके पास देखिए, एक तो मैं इसके जो एसेसरी वर्ड्स है वो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अभी क्या बना रही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे हैं। तो एक ये ऐसे करके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन, ठीक है, ऐसे करके। एंथर, ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज एंथर। एंथर होता है ये, और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। थोड़ा सा आपने देखिए क्लास 10th में पॉलिनेशन थोड़ा बहुत समझा होगा ना, इसमें तो वैसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि उनके पॉलिनेशन के टाइप्स भी, और अलग अलग टाइप, उसमें भी कितने सारे डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, इसका जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये ओवरी होती है यहाँ पे, है ना। एनाट्रोपोसोवियल वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे अभी आगे, जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उनके पार्ट्स में हम समझेंगे पूरे को। ओके, देखो क्या होता है ना, जब हमारा पॉलिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है। जैसे एक पार्ट सेम फ्लावर का भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स का भी हो सकता है, वो हम पॉलिनेशन वाली वीडियो में देखेंगे, उसमें पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। वहां पे अभी फोकस ना करके यहाँ पे देखते हैं कि अब जब यहाँ से ये जो स्पोर निकला है, जो पॉलन ग्रेन निकला है, ये आकर के यहाँ पे लैंड अप होता है, और यहाँ पे स्टिग्मा से नीचे अपना पॉलन ट्यूब बना के यहाँ पे पहुंच जाता है, और फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अब जो ये स्पोर बनेगा, ये जो बन रहा है ना पॉलन ग्रेन, अब हम पूरी प्रोसेस समझेंगे कि ये बनता कैसे, ये जो पॉलन ग्रेन आया है ये कैसे बना है, क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, ये पूरी इसी पूरी प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं। ओके, देखो अब कहाँ से निकल रहा था, वो एंथर से आ रहा था वो पोर्शन, तो हम एक एंथर बना लेते हैं, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एंथर बन जाएगा। ओके, ये ऐसा रहता है, और इसका ये फिलामेंट होता है, थोड़ा पतला होता है, इग्नोर द ड्राइंग। देखिए ये दिस इज एंथर, ठीक है, और ये है फिलामेंट। अब मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसफर सेक्शन कर रहे हैं ना आप, टीएस सेक्शन, ये जैसे बायोलॉजी अभी क्लास 11th में थोड़ी बड़ी है तो आप समझते होंगे ना ये टर्म्स, तो लेटरल सेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, ऐसे हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे कट करेंगे। तो जब ये कटा हुआ जो हमें, जैसे मान लो इसको हमने यहाँ से काटा है ऐसे, तो अभी कैसा दिख रहा होगा उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, देखो वो कैसा दिखता है, यहाँ पे देखना ध्यान से। देखो ऐसा दिखता है ये, ठीक है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाता है। इसमें यहाँ पे ऐसे 4 होल्स, सर्कल्स टाइप के रहते हैं। ओके, अच्छा वो जो हमने स्टार्टिंग में टर्म्स पढ़े थे ना उसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी वैसे अभी कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, बट आप देखना, जो ये इसमें स्पोर्स बन रहे थे ना, प्लांट के इस पार्ट पे स्पोर बन रहे थे,
तो ये स्पोरोफिल हो गया, ठीक है। वो प्लांट की पूरी बॉडी तो स्पोरोफाइट हो गई। दिस इज स्पोरोफिल एंथर का, मेल स्पोरोफिल, मतलब उसका जो माइक्रोस्पोरोफिल जिसको हम बोल देंगे, ठीक है, ये पार्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे ना आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, एक स्पॉइलर हो चुका है कि अभी बताने वाले थे वैसे कि कहाँ बनते हैं स्पोर्स। जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना हमारे, वो यहाँ पे बनते हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर बनते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहाँ पे बनते हैं, हर एक में बनेंगे, इसमें बनेंगे, इसमें बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे। तो इन चारों में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और पॉलन ग्रेन क्या है, स्पोर है। तो स्पोर यहाँ पे है प्रेजेंट, बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये पोर्शन क्या हो गया जिसमें बना रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था उस पॉइंट पे भी जब पढ़ा रहे थे इन दिस वीडियो इटसेल्फ, कि जो स्पोर को पकड़ के रखेगा वो स्पोरेंजियम होगा पोर्शन ना, बताया था ना। देखो ये जैसे ये स्पोर का पकड़ने वाला स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये स्पोर को पकड़ने वाले तो उसे स्पोरेंजियम बोल रहे थे ना। तो अब इसको ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 स्पोरेंजियम्स होंगे, यानी एक एंथन में 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। इसी जो एक मतलब फिनोमिना नहीं, इसी जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं हम इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, व्हाट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, कि एक एंथन में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, 5। ओके, अब हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी हम अब एनाटॉमी देख लेते हैं कि ये कैसे कैसा है। देखो अब इसमें ना ये 2 लोब्स निकले हुए हैं ऐसे साइड में ना, 2 लोब्स हैं ऐसे करके ना। ऐसे लोब का मतलब क्या होता है, ऐसा ही जैसे एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 2 ऐसे लोब्स हमने लगा रखे हैं इस, तब जाकर के ये टेट्रास्पोरेंजिएट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। तो ये जो हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि इसमें 2 लोब्स हैं अटैच्ड, तो इसको बोला जाता है बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। एंड ईच लोब, हर एक लोब में 2 चेम्बर्स होते हैं। देखो जैसे ये, जैसे मैंने ये बनाया था ना, ऐसे 2 लोब्स बने हुए हैं, तो ये 2 लोब्स बने हुए हैं। तो हर एक लोब में दिस लोब एंड दिस लोब इज हैविंग 2 चेम्बर्स, एक ये है और एक ये है। तो जब 2 चेम्बर्स है ना, इसमें एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये, तो जो चेम्बर होता है उसके लिए शब्द होता है थीका। तो 2 है तो डाइथिका, इसको बोलते हैं डाइथिका। जो हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ये डाइथिकस, हर एक लोब में 2 थिकस, 2 थीका होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइथिकस स्ट्रक्चर भी होता है। ईच लोब इज अ डाइथिकस। फाइन। तो हमारा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको दोबारा से समझते हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में वो टर्म्स देखे, ठीक है, कि क्या 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 होती हैं चीजें, वो समझा हमने कि स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरेंजी क्या होता है, माइक्रोमेगासिस का मतलब क्या होता है, वो बातें थी। एंथर का हमने पहले ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा, तो हमें क्या दिखा कि टेट्रास्पोरेंजिएट दिखा, टेट्रास्पोरेंजिएट दिखा। दूसरा हमने देखा कि वो जो टेट्रास्पोरेंजिएट है उसमें 2 लोब्स बने हुए हैं ना, तो वो है बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर। और हमने क्या देखा कि ईच लोब, हर एक लोब कैसा था, डाइथिकस था। कैसा था, डाइथिकस। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, आई गेस होना चाहिए, ये इजी पोर्शन था। अब पूरी प्रोसेस समझते हैं। देखो क्या होता है, अब जो ये हमारा पोर्शन था कहाँ गया, वो ब्यूटीफुल सा डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब देखो जो एक बार ही दोबारा से बना ही लेते हैं डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लेबलिंग्स आएंगी अब। जैसे ये 4 स्पोरेंजियम्स थे, टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर था पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें दिखती है लेयर्स, ठीक है। ये जो हमारा अब ये क्या है ना, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उसमें जो फिटनेस थी वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब होता है कि जो हम न्यू स्पीसीज, जो हम जो एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है अपने जैसी दिखने वाली, जो वो ऑफस्प्रिंग जो अपना बना रहे हैं, उसको बनाने में जो सबसे ज्यादा उसको सेफली कर लेगा उस प्रोसेस को, और
अपने स्पीसीज, अपने ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छी चीज़ें दे पाएगा, तो वो क्या होता है, वही फिटनेस उन्होंने बोली थी कि अपनी जो स्पीशीज़ के मतलब चलती रहे वो स्पीसीज, उसको लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। तो हर एक स्पीसीज में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, वो अपने नई जनरेशन बनाने वाले जो गैमेट्स होते हैं ना, उनको इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब वो ऐसा उसमें हम अभी इसमें पॉलन ग्रेन में भी हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, केमिकल का नाम पढ़ेंगे कि जो उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है विद द आउटर एनवायरनमेंट कि वो कुछ होता नहीं है, उसको असर नहीं होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, वो खराब नहीं होता है। इन द सेम वे ये जो हमारा डाइथिकस स्ट्रक्चर था ना, ये पूरा टेट्रास्पोरेंजिएट, इसके बाहर भी 4 लेयर्स मौजूद होती है, जो उसको उन हर एक लेयर का एक तो प्रोटेक्शन का तो काम होता ही होता है, लेयर्स बाहर की जो लेयर्स लगी है उनका काम ही यही है। जैसे आपने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट जैसे क्लास 11th में पढ़ा था, तो हमने उसमें स्टेम के जब ट्रांसफर सेक्शन देखे थे, तो उसमें क्या क्या देखा था कि ऊपर पूरी एपिडर्मिस की लेयर होती है, फिर हाइपोडर्मिस होता है, देख रहे हो 2 लेयर्स होती है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उसमें वो कॉम्पोजिशन अलग अलग रहता है, ताकि वो जो हमारा स्टेम है वो मजबूत रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जो इसकी आउटर लेयर्स हैं, एक तो प्रोटेक्टिव नेचर का काम कर रही है, दूसरा इसके अंदर देखो यहाँ पे बनने वाले हैं ना स्पोर्स, यहाँ पे बनने वाले हैं, तो इसको जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है या फिर वो जो हेल्प करेंगे, जो सेल्स इनको बनाते हैं इन स्पोर्स को, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, प्रोटेक्शन चाहिए होगी, वो ये 4 लेयर्स करती हैं। वो 4 लेयर्स के अब हम नाम हमें ध्यान में रखने हैं कि वो 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है, और सीरीज वाइज याद रखने, कौन बाहर है फिर उसके अंदर कौन है फिर उसके अंदर कौन। देखते हैं, सबसे बाहर देखो एपिडर्मिस ही मिलेगी, पक्की बात है। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस मतलब स्किन, तो सबसे बाहर वाली स्किन होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। फिर एंडोथीशियम की लेयर आ जाएगी एक, फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएंगी मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे सबसे अंदर जो मिलती है वो होती है टपेटम की लेयर, टेप्टम या टपेटम वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फिर फॉर द इंटीरियर ऑफ द सेल, है ना, जो अंदर सेल्स मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखो, अब हम सीरीज वाइज चले, सबसे बाहर की लेयर देखी, फिर उसके अंदर की, फिर उसके अंदर की, फिर सबसे अंदर की। अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, ये जो इसके अंदर हम जो ये स्पोर्स बन रहे हैं ना, उन जो बनाते हैं उन स्पोर्स को, उन सेल्स के बारे में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे अंदर जो मैंने गोला बनाया था ना, उस गोले में मिलते हैं हमको, एनसीईआरटी में ऐसे करके दिखाया भी है, जो डायग्राम बनाया ना टेट्रास्पोरेंजिएट का, जहाँ पे लेबलिंग हो रखी है, उसमें दिखाया हुआ है कि ये सेल का नाम, जो यहाँ पे टिश्यूज मिलते हैं उनका नाम दिखाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा हुआ है। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर ना हमें जो स्पोर फॉर्मिंग सेल्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मिंग सेल्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। इनका नाम होता है स्पोर मदर सेल, SMC भी बोलते हैं इसे, या आप कहीं कहीं पे देखोगे पॉलन मदर सेल भी लिखा हुआ है आपके स्कूल में। अगर मान लो टीचर ने यहाँ पे SMC की जगह PMC दिखा दिया तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सेम ही होते हैं। पॉलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स, या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेम ही बात है। वो माइक्रोस्पोर मेल स्पोर की बात हो रही है, MMC मोस्टली यही दिखेगा, जैसे किसी किसी कोचिंग के मॉड्यूल में MMC के फॉर्म में या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन होने वाली है ना, जो अब नए सेल्स बन रहे हैं तो वो डिवाइड होके ही बनेंगे। हमने सेल डिवीजन जो पढ़ी थी क्लास 11th में, थोड़ी सी पढ़ी थी ना, 2 डिविजन्स पढ़ी थी, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस मियोसिस जो हमने जानी थी वहाँ पे, उनको दोबारा से रिपीट करते हैं। माइटोसिस क्या होता है, जिसमें जैसे आप प्लॉइडी, आप मैं समझ रही हूँ कि अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्लॉइडी जानते होंगे। जैसे सेल होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जो प्लॉइडी होती है, ठीक है। प्लॉइडी का मतलब है कंटेंट कितना है, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम विच इज द जेनेटिक मटेरियल ना। तो ये जो क्रोमोसोम है ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम प्लॉइडी कहते हैं। तो ये जो प्लॉइडी होती है, जैसे कितनी पाई जाती है, जैसे मान लो अगर 2n की प्लॉइडी है तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड नेचर है। अगर मैं यहाँ पे n की प्लॉइडी लिखूंगी,
वो क्या दिखाएगा, हैप्लॉइड इन नेचर, हाफ होंगे उसकी, ठीक है। और मेजरली गैमेट्स में ये पाया जाता है, जो गैमेट्स होते हैं ना उनमें हाफ प्लॉइडी रहती है, या एक वो भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें हैप्लॉइडी मिलती है। आप जैसे हम अभी जेनेटिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स की स्टार्ट हो जाती है, उसमें हम जब मॉर्गन की थ्योरी पढ़ेंगे या फिर वैसे तो अब वो चैप्टर हट चुका है, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन का, उसमें हम एक जानते थे एक मेल बी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं वो। तो उनमें मतलब 2n की प्लॉइडी नहीं मिलती, जैसे मान लो हम में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन ह्यूमंस, तो ये 2n है, मतलब कि ये पेयर्ड स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर किसी में 23 मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, और ऐसे हमारे इंसानों में तो पाया नहीं जाता है, हम उसमें बहुत सारी, अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कि जब मान लो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए या घट गए, वो यूनिट हम पूरी पढ़ेंगे। जेनेटिक की बहुत मतलब अमेजिंग फैसिनेटिंग चैप्टर जेनेटिक्स, तो बहुत अच्छा है। तो ये जो हम अभी आपको बस इसमें ज़्यादा वो डाउट नहीं रखते हैं कि प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी, बस जानना है जहाँ पे डबल कंटेंट रहेगा, पेयर्ड क्रोमोसोम्स जहाँ पे रहेंगे, पेयर्ड नहीं मतलब डबल कंटेंट आप मान के रखिए, तो वहाँ पे मैं 2n प्लॉइडी लिखूंगी, उसको प्लॉइडी जब बोलेंगे तो डिप्लॉइड है वो, और जब हाफ हो जाएंगे तो हम उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। मियोसिस माइटोसिस में क्या होता है, जैसे मियोसिस जो होती है ना, एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, थोड़ा याद ध्यान तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। अगर इसमें ये जो एक सेल रहता है, इसमें 2n है अगर प्लॉइडी इसकी, तो मियोसिस अगर ये डिवीजन हुई है तो ये 4 सेल्स बनाते हैं, ठीक है। एक सेल से 4 सेल बनते हैं इन दी मियोसिस, और ये कैसे होते हैं, सबकी प्लॉइडी n n मतलब हाफ 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 हाफ, यहाँ पे डबल था कंटेंट, यहाँ पे हाफ कंटेंट हो जाता है किसका, क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब देखिए ये तो था मियोसिस की बात, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जैसे ये एक सेल है, इसकी 2n प्लॉइडी थी, तो 2 सेल्स बनते हैं इससे, ठीक है, और इनकी प्लॉइडी मेंटेन रहती है, यानी जो पहले मदर सेल की जो थी वो ये डॉटर सेल्स की रहती हैं, तो मदर सेल एंड डॉटर सेल इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो ये ध्यान में आप थोड़ा सा रखना। अब देखते हैं, अब वापस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। अभी क्या था, वापस से रिपीट करते हैं, क्योंकि अभी नया कुछ आ गया था तो आप भूल गए होंगे, पक्की बात है। तो अब हम समझ रहे हैं कि ये जो इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे एक टिश्यू मिल रहे थे, उनको बोलते थे हम स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, ये स्पोर्स कैसे बना रहे हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे इसकी हम डिवीजन कराएंगे और इससे स्पोर्स बनाएंगे। देखो क्या होता है, जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है या फिर पॉलन मदर सेल जो होते हैं ना, पीएमसी में लिख रही हूँ, पॉलन मदर सेल, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या जाता है, फर्स्ट स्टेप इसकी पहली मियोसिस, मतलब कि मियोसिस होती है इसमें, अभी बताया था जब मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगे ना। अच्छा एक बात मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पे, लाइट कलर तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, दिखेगा शायद, इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोस की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैलोस की लेयर, ऐसे जब ये डिवाइड हुए ना तो इसके बाहर भी ऐसे प्रेजेंट थी ये लेयर, पिंक कलर की जो मैं बना रही हूँ ना, दैट इज कैलोस, दिस इज कैलोस एंड दिस इज आल्सो कैलोस, तो ये कैलोस की लेयर इसके बाहर प्रेजेंट रहती है। अच्छा जो ये 4 सेल्स बने ना, इनकी प्लॉइडी, इफ दिस इज 2n ना, अगर इसमें डबल कंटेंट था उसका, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, n मिलेगा, n मिलेगा। 4 माइक्रोस्पोर मदर से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन 4 सेल्स बने, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड शब्द किसके लिए आया, 4 थे ना ये नंबर में, सीरीज में 4 थे तो इसलिए 4 आया। इनमें कोई डिजेनरेशन नहीं होता, अगर ये 4 बन रहे हैं तो ये 4 के 4 जिंदा रहेंगे, कोई डिजेनरेशन नहीं होगा। पढ़े, अब मैं ये डिजेनरेशन क्यों बता रही हूँ, जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहा है, मोस्ट ऑफ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम राइट, तो हम जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे इसके बाद, तो हम देखेंगे कि उसमें फीमेल बनाते हुए, मतलब कि मेगास्पोर बनाते हुए 4 जो ये बनते हैं उनमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक ही आगे डिविजन करता है, फॉलोइंग डिविजन। बट इसमें क्या होता है, चारों के 4 अंडरगो करेंगे अब आगे का प्रोसेस, ये भी जिंदा है, सारे सब के सब
फॉर्म मतलब करेंगे आगे का डिविजन। अब देखो क्या होता है, वो जो 4 बने ना, उसमें से जो हर एक है, अब मैं एक एक को नहीं बना रही हूँ बार बारी। देखिए वो जो 4 बने, ये जो 4 बने, हर एक क्या करेगा, माइटोसिस जाएगा, माइटोसिस करेगा, ठीक है। माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होगी उसमें। तो जब माइटोटिक डिवीजन होती है तो मैंने बताया था अभी, अगर ये एन प्लॉइडी है तो ये एन प्लॉइडी वाले ही 2 सेल्स बनते हैं ना, ऐसे 2 सेल्स बनते हैं। तो हर एक 2-2 सेल बनाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल। मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होंगे वही वही उतने उतने ही रहेंगे ना, कुछ n/2 नहीं होगा, हाफ ऑफ नहीं होते हैं, वो सिर्फ मियोसिस में होता है। अच्छा, एक सेल ने 2-2 सेल बनाए। अब हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स बने हैं इनके अंदर अब क्या होता है, ठीक है। तो ये अब आगे का पोर्शन देखते हैं। अब जो ये नया सेल बना आफ्टर माइटोसिस, तो अब क्या होता है, जो ये है ना बना यहाँ पे, इसके अंदर ही खुद में एक क्या हो जाता है, ये जो सेल बना इसके अंदर एक डिवीजन और हो जाती है। एक बनता है वेजिटेटिव सेल, एक बनता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया इसको, मेरे को थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो जनरेटिव सेल है ना थोड़ा सा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू दी वेजिटेटिव सेल। ये बड़ा पोर्शन बनता है, ये छोटा पोर्शन बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन होता है ऑफ दी सेल। जो बराबर सेल नहीं बनते हैं, वैसे माइटोसिस से बराबर सेल बनने चाहिए थे, बट व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे एक सेल बड़ा बन जाता है, एक सेल छोटा बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला, जो छोटा वाला होता है वो हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल का ना एक और नाम होता है, इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्यूब सेल, ठीक है। अब जो ये ट्यूब सेल होता है ना, इसका नाम क्यों पड़ा ट्यूब सेल, इसका नाम इसलिए पड़ा ट्यूब सेल बिकॉज ये फ्यूचर पॉलन ट्यूब बनाता है। जो पॉलन ट्यूब अभी हम समझ रहे थे ना कि वो फीमेल के ऊपर आएंगे जैसे स्टिग्मा के ऊपर, और नीचे पॉलन ट्यूब स्टाइल से जाएगा। तो जो वो पॉलन ट्यूब है वो कौन बनाता है, वो ये वेजिटेटिव सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूब सेल्स बोलते हैं, ओके। अब जो ये जनरेटिव सेल है ना, ये छोटा सा सेल होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उसमें लिखा है कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो कि ये मतलब कहाँ पे है, ये इसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। और इसका भी हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे अभी आगे भी, देखेंगे कि जो ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है काफी डेंस होता है, इसका साइटोप्लाज्म भी काफी डेंस होता है। मतलब कि ये इसका काम डेंस, जब बोल देते हैं ना कि साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस डेंस होता है, इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा उसमें कंटेंट है चीजों का। क्यों हुआ है, क्योंकि उसको आगे शायद डिवीजन करना हो सकता है। जैसे मान लो हमें चीजें बांटनी है तो हमारे पास बल्क में होनी चाहिए वो चीजें, तभी हम बांट पाएंगे। अगर वो स्कैरसिटी में है तो बांटने के टाइम पे बहुत कम कम और खराब चीजें बन जाएंगी। तो अब ये जब डेंस हमें कहीं पे भी पढ़ेंगे ना हम कि चीजें उनके पास, मतलब चीजें मतलब इन अ सेल साइटोप्लाज्म में, और उनका न्यूक्लियस अगर डेंस है तो इसका मतलब है वहाँ पे कंटेंट काफी अच्छा है केमिकल्स का। तो ये जो अब जनरेटिव सेल है, ये इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है अच्छा खासा डेंस रहता है और न्यूक्लियस भी डेंस रहता है। अब क्या होता है इन फर्दर, इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा जनरेटिव सेल है ना, ये एक और माइटोसिस अपने अंदर, इसके अंदर ये माइटोसिस डिवीजन करता है एक और। जब ये माइटोटिक डिवीजन करता है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल तो ऐसे ही रहता है, यहाँ पे 2 ऐसे करके न्यूक्लियाइज बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम इनको, 2 स्पर्म न्यूक्लियाइज बन जाते हैं, ठीक है। और ये तो वेजिटेटिव सेल रहता ही रहता है ओरिजिनली, वेजिटेटिव सेल रहेगा और 2 यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियाइज बन जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक और लाइन लिखी हुई है, इन एंजियोस्पर्म्स। देखिए मैं बार बार एनसीईआरटी की लाइंस को कोट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस इस उनको बोला गया इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा क्रूशियल है फॉर दी, मतलब हमारे जानने के लिए तो है ही अच्छी बात,
सीखने को मिल रही है चीज़ें, बट वो एग्जामिनर जो है वो इन इन जो कोटेड लाइंस हैं इनको काफ़ी उठाते हैं और वहाँ से फिर कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है या फिर कोई एक एमसीक्यू फॉर्म में जब वो क्वेश्चन डाल देते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आता है कि वो उसका आंसर कहाँ से होगा, फिर हम एक्स्ट्रास पढ़ने लग जाते हैं, बट दे आर फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, है ना। तो वो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी तो सभी ने पढ़ी होगी, आप लोग क्लास में भी जब पढ़ते होंगे तो मैम ने बताया होगा, इन एंजियोस्पर्म 60% ऑफ द सेल are shed, pollens are shed at the pollens shed at टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, और रिमेनिंग किस में होते हैं, थ्री शेल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ये है क्या टू सेल्ड स्टेज, और ये देखिए जब पॉलन ग्रेन दो मतलब ये जनरेटिव सेल ने जब माइटोसिस डिवीजन नहीं अंडरगो किया होगा तो ये था टू सेल्ड स्टेज। ये कैसी थी, दो सेल थे ना यहाँ पे, तो ये टू सेल्ड स्टेज थी, और ये जो है ये है थ्री सेल्ड स्टेज। तो जो एंजियोस्पर्म है उनमें 60% जो सेल्स हैं वो यही अंडरगो करते हैं टू सेल्ड स्टेज, और जो रिमेनिंग 40% जो स्पीसीज होती होंगी एंजियोस्पर्म की वो थ्री सेल में, मतलब कि जिसमें जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना देता है और एक वेजिटेटिव सेल रहता है। तो इस स्टेज में जब वो शेड करते हैं एट दी स्टिग्मा तो उसको हम बोलते हैं, या वो जो हमारा एंथर है फटता है जिस पोजीशन पे, तो वो पॉलन ग्रेन ऐसे फॉर्म में बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादातर ऐसे निकलते हैं। 60% लिखा है ना, डाटा इज लार्जर देन दी 40%। ओके, तो ये हमारा अभी यहाँ पे ये बना। अब देखिए इतनी ही मॉडिफिकेशन नहीं रहती है, अब ये बेचारा बहुत ज़्यादा वो है क्या बोलते हैं ससेप्टेबल है टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, है ना, क्योंकि हमारा इसको क्या करना है, इसको जाके एनवायरनमेंट में जा करके दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट पे या फिर दूसरे खुद के ही प्लांट के फ्लावर पे जाना है, तो इसको बाहर की कंडीशंस को झेलना है। ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है अभी किस चीज़ के, बाहर का टेम्परेचर है, सनलाइट है, और ज़्यादा वेक्टर्स हैं बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको खाने के लिए भी बैठे हैं बहुत सारी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, है ना, या प्लांट्स के। तो इसको बचना है, क्यों बचना है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा जो प्लांट है वो नई अपने सीड नहीं फॉर्मेशन कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था रिप्रोडक्टिव फिटनेस चाहिए थी। अब हम देखेंगे कि इसको अपने आप में ये कैसी मॉडिफिकेशन होती है इन दी पॉलन ग्रेन, जो ये स्पोर हमारा बना है, कि ये बाहर की चीज़ों से काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है, और जब इसका मन होता है, मन मतलब ऐसा नहीं कि इसका खुद का मन होगा, बट जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है ऑन दी स्टिग्मा। ओके, अभी समझते हैं अभी क्या था, जैसे ये बना हमारा सेल, है ना, तो ये एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई था और यहाँ पे दो स्पर्म न्यूक्लियाई पड़े हुए थे जिसको जनरेटिव सेल ने बनाया था, ठीक है। एक तो एक लेयर ये रहती है, दूसरी इसके ऊपर एक लेयर ऐसी आ जाती है, और लास्ट लेयर इस पे कुछ ऐसी आ जाती है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर बना दिस इज पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो अब देखो इसकी नेमिंग देखते हैं हम, क्या लेयर्स के क्या क्या नाम है। सबसे बाहर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं, जो मैंने सबसे बाहर की लेयर बनाई है फर्स्ट नंबर ऑफ लेयर, इट इज नोन एज दी एक्साइन, ठीक है, एक्साइन बोलते हैं। इसके अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं हम जस्ट अंदर की इंटाइन, क्या बोलते हैं इसको, इंटाइन। और ये अपनी सेल वॉल तो है ही, उस प्लांट जो सेल था ना उसकी सेल वॉल तो रहेगी रहेगी खुद की। ओके, और ये क्या थे, टू स्पर्म टू स्पर्म न्यूक्लियाई थे, ठीक है। और ये क्या था, वेजिटेटिव सेल था, फाइन। अभी मैंने बोला प्रोटेक्शन देगा, क्या क्या प्रोटेक्शन देगा, कैसी बात होती है, जैसे हमने सेल पढ़ा था जब लास्ट ईयर आपने 11th में सेल पढ़ा होगा, तो हमने जाना था कि सेल वॉल भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हाईली उसको परमिएबल बनाती है, कि सेमी परमिएबल बनाती है, कि उसको तो बहुत ज़्यादा चेक चेक पॉइंट्स होते हैं उसमें कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो एक्साइन की लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, किसकी, ये बहुत ज़्यादा स्पोरोपोलिनिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और ये बहुत टफ लेयर होती है, मतलब ना ये हाई टेम्परेचर और एसिड्स और बहुत खतरनाक केमिकल्स को झेल सकती है स्पोरोपोलिनिन। एक क्वेश्चन आता है कि जो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स पाए जाते हैं ना, फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो कौन हेल्प करता है उसको फॉसिल बनाने में, यही स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है ना यही हेल्प करती है। ये बहुत ज़्यादा टफ लेयर होती है, फॉसिल बना रही है, यानी उसको सदियों तक उसको मतलब प्रोटेक्ट रख रही है ना उस चीज़ को, पॉलन ग्रेन को। तो कौन रखता है वो स्पोरोपोलिन, इसके फॉसिल बनाने में काम आते हैं इसके।
ठीक है, अब ये जो इंटाइन है ये किसकी बनी होती है? ये तो नॉर्मल पेक्टोसेलुलोज जो होती है ना लेयर्स, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी एल्गी की जो लेयर्स होती है ना सेल वॉल के फॉर्मेशन में, पेक्टोसेलुलोज, सेलुलोज है ना ये बहुत सारी, तो इंटाइन उसी की वन सच इज पेक्टोसेलुलोज की बनी रहती है। सेल वॉल तो आप जानते हैं सेलुलोज या और उसकी बनी रहती है। अच्छा, ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई थे, ये था। देखो अब क्या है ना, ये बहुत टफ लेयर है बताया था, तो जब ये स्टिग्मा पे पहुंचती है तो स्टिग्मा भी इसको मतलब कैसे, अब ये जो इसके अंदर के जो ये ट्यूब मैंने बताया था कि ये अब ये ट्यूब सेल बनाता है वेजिटेटिव, तो ये कैसे ऐसे बाहर कैसे जाएगा? ये तो जा तो सकता नहीं है बाहर। अब क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि बहुत टफ लेयर है यहाँ पे, तो ट्यूब कैसे बनेगी फिर? तो इसीलिए जो हमारा पॉलन ट्यूब होती है इसके ऊपर कुछ पोर्स, कुछ छेद पाए जाते हैं जहां से ये क्या कर सकता है, अपने को रिलीज कर सकता है और ट्यूब बना सकता है। ये जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं जहां से बन सकती है हमारी पॉलन ट्यूब, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं उसको? हम जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर। दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। आए माइक्रोस्पोर जेनेसिस पूरा समझ में? आई होप आपको आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक था। अब मेगास्पोरोजेनेसिस जो है उसको हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा से रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हो गई हैं, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, इतनी सारी डिविजन हमने देख ली। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू थे जिनको हमने एसएमसी या पीएमसी या एमएमसी बोला। ठीक है, पॉलन मदर सेल, स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या करते हैं, ये मियोसिस करते हैं। एक मियोसिस हुआ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप था मियोसिस हुआ। मियोसिस से हमारे पास 4 क्या बने, सेल्स बने जिनकी प्लॉइडी हाफ हो गई थी। इफ दिस वाज 2n तो ये n की प्लॉइडी हो गई। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, कैलोस की लेयर थी यहाँ पे, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये क्या करता है, हर एक सेल इसका डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। किसकी वजह से? माइटोटिक डिवीजन की वजह से, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है, क्या बनता है, एक वेजिटेटिव सेल बनता है और एक जनरेटिव सेल बनता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करता है। अब ये जो हमारा जनरेटिव सेल था ये भी लास्ट में क्या करता है, गैमेट्स बनाने के लिए 2 गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये दूसरे, यहाँ पे दूसरी माइटोसिस होती है। ये तो एक हो गया माइटोटिक डिवीजन जो हर एक सेल में की। ठीक है, तो ये 2 सेल्स इसके अंदर ऐसे बन गए। अब ये जो ये वाला सेल है ये भी माइटोसिस करता है और 2 पोलर न्यूक्लियाइज बनाता है ना, पोलर न्यूक्लियाई नहीं, स्पर्म न्यूक्लियाई, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्या बना, ये वेजिटेटिव सेल था और ये क्या थे, स्पर्म न्यूक्लियाइज थे। ये बने, यही है मेल गैमेट्स ना, यही होते हैं मेल गैमेट्स। जब हम पढ़ेंगे कि 2 मेल गैमेट्स जो रीच करते हैं इन दी ओव्यूल, ठीक है, जो फर्टिलाइज करते हैं एग सेल को। अब ये पूरा हमारा प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आते हैं ना, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे मान लो अब ये हर एक सेल, ये तो मैंने इस एक सेल की बताई थी, ऐसे ये एक सेल, ये एक सेल, ये सब के सब क्या करेंगे, वही डिविजन करेंगे, सेम सेम पाथ फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रक्चर इसके ऐसा बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर इसके ऐसे बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर, लास्ट में डिवाइड होके सब इसके ऐसे बन जाएंगे ऐसे। तो कुल मिला के जब एक जो एसएमसी था उससे हमें इतने सारे क्या मिल गए, सेल्स मिल गए। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक सेल से, एक जो हमारा एसएमसी यानी स्पोर मदर सेल था, तो उसने जब मियोसिस अंडरगो हुई, ठीक है, मियोसिस अंडरगो हुई तो 4 सेल्स बने। ठीक है, इन सेल्स ने एक बार मियोटिक डिवीजन किया, फिर दूसरी बार मियोटिक डिवीजन किया, देख रहे हो ना आप, एक बार माइटोटिक डिवीजन, दूसरी बार, यानी 2 माइटोटिक डिवीजन और एक सिंगल मियोसिस। 1 meiotic division and 2 mitotic division are included in the formation of a पूरा pollen grain जो बनता है। ठीक है, in 1 pollen grain। तो ये क्वेश्चन आता है अब यहाँ से कि 1 meiotic division and 2 mitotic division are needed to form a single pollen grain।
एक पॉलन ग्रेन बनाने में एक माइटोटिक डिवीजन एक मेयोटिक डिवीजन एंड 2 माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड। अगर मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि 16 पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं हमें, तो कितनी मियोसिस लगेगी, कितने माइटोसिस लगेंगे? ठीक है, 16 बनाने हैं। आपको बताया एक पॉलन ग्रेन बनने में एक मियोसिस लगेगी प्लस क्या होगा, 2 माइटोटिक डिवीजन लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। देखो, एक जब मियोसिस हो रही है तो 4 सेल्स बन रहे हैं ना, 4, ये 4, और ये 4 लास्ट में जाके ऐसे पॉलन ग्रेन्स बन जा रहे हैं जब इन पे एक्साइन इंटाइन की लेयर हो जाएगी। तो एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब ये 16 है, 16 है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 16 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन, यानी कितनी मियोसिस हुई होगी 16 पॉलन ग्रेन बनाने में? देखो एक तो 4 पक्का 4 बन जाएंगे एक से, तो क्या 4 मियोसिस हुई होंगी? 4 मियोसिस हुई होंगी तभी 16 पॉलन ग्रेन बने होंगे। एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन, तो 16 कितने से बनेंगे? 4 मियोसिस हुई होंगी तब 16 बने होंगे, एक से 4, तो वही सिंपल मैथ्स है। ठीक है, अब देखो एक पॉलन ग्रेन बनने में 2 माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। देख रहे हो, ये हर एक सिंगल सेल ने, ये सेल ने, इस सेल ने, इस सेल ने, इस सेल ने, हर एक ने 2-2 बारी माइटोटिक डिवीजन अंडरगो किया है। तो ये जो माइटोटिक डिवीजन 2 बार हो रही है हर एक सेल में होती है, तो ये जो हर एक 4 नए सेल बन रहे हैं वो सब जा रहे हैं, यानी हर एक पॉलन ग्रेन में 2 माइटोटिक डिवीजन हुई होगी। तो कितना हो जाएगा, 16 में कितनी हुई होगी, 16 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 32 माइटोटिक डिवीजन लगी होगी। ये तो बोर्ड्स में आने का क्वेश्चन नहीं है, बस क्या था, ये एक कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा आपको याद करना था। मतलब इनके थ्रू जब आप इन क्वेश्चंस को ऐसे देखोगे, क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पॉलन ग्रेन के बनने में क्या क्या वो स्टेप्स हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इन जो ये जो एक मेजर स्लाइड है आपकी याद करने की, कि एक मियोसिस से 4 सेल और हर एक सेल ने 2-2 बारी माइटोटिक डिवीजन किया है, याद होना चाहिए ये अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये पॉइंट। ये पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, एक्साइन इंटाइन की लेयर्स आपने जानी है। ठीक है, हमने पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसे सब कंप्लीट किया। दिस इज वन सच वीडियो जहाँ पे हम ऐसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस रख रहे हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी ऐसे ही क्लासेस होती हैं डेली, समग्र इंस्टीट्यूट में। हम अभी बायोलॉजी की क्लासेस डेली क्लास 12th की हम डालेंगे पूरी सीरीज फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप उन्हें फॉलो करिएगा, देखिएगा उनको पूरे तरीके से। एनसीआर जब मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे ये जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ी वहाँ पे चीज़ें आएंगी जो कि क्या लगेंगी, समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उनके डाउट्स होंगे, डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा वीडियो के, या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स से पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्वेश्चंस आते हैं हर साल, वेटेज अच्छी है चैप्टर की। अब नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी तो खैर इस पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम जानेंगे तो उसमें क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो कि इससे आप रिलेट करेंगे। तो ये ज़रूरी है इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू फॉर द क्लास।